हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 50 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 101 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। जब ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी तो उस समय सूती वस्त्रों के जो कपड़े थे उनके उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कांची। तो आंसर हो जाएगा 101 का दोस्तों बी, मथुरा आपका आंसर हो जाएगा। मथुरा इस समय जब ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी तो सूती कपड़ों के लिए जो प्रसिद्ध था वो था आपका मथुरा। मथुरा को याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय जो है, हर्षवर्धन का जो शासनकाल था, शासन में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग आया था, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। उस समय क्या है, मथुरा जो है औद्योगिक नगरी का एक केंद्र था। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्ट के लिए प्रसिद्ध थे। अच्छे किस्म के सूती वस्त्र मथुरा के माने जाते थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार प्रगति की पुष्टि की है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार की जो है प्रगति की पुष्टि किसने दी है। ऑप्शन में आपके ह्वेनसांग दे देगा, फयान दे देगा, इत्सिंग दे देगा और कुछ दे देगा। तो इस तरह दे देगा, आंसर आपको करना होगा। आगे वह लिखता है, ह्वेनसांग लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थी। आगे देखते हैं कुछ और तथ्य। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदा नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की है। तो हर्षवर्धन द्वारा जो संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं उसमें 3 हैं। वो कौन है? प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंदा है। इसको याद रख लीजिएगा। आगे कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कवि ने, हर्षवर्धन से माना जाता है कि कोई कवि था जिसने हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर उनके तीनों पुस्तक, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा था, उसका उसने लिखा था। तो ऐसा कौन था? तो ऑप्शन आपको धावक मिल जाएगा। तो आंसर धावक के साथ कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका 102 नंबर क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से आप इतना समझ जाएंगे कि बीपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। आप पीजीटी का पेपर देख लीजिएगा और टीजीटी का तो आप लूसेंट भी अगर पढ़ लेते हैं तब भी बहुत से क्वेश्चन कर आएंगे, क्योंकि उसमें भी 60 टाइप का ही पूछा है। जो हार्ड पेपर बना था वो प्राइमरी का था, ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी का बना है। अगर हार्ड ही उतना रहता तो 70-74 जो सोशल का है उतना मेरिट नहीं जाता। ठीक है, सबका मेरिट कम गया है, लेकिन सोशल और हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मेरिट गया है। टीजीटी में सोशल का और सब्जेक्ट में हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मेरिट गया है। तो इसको ध्यान में रखकर आप छोटे भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और विस्तृत भी पढ़ते रहेंगे। ये नहीं कि हमारे चैनल पे आप हैं तो आप हम ही से बस पढ़िए और सोचिए आप परीक्षा निकाल लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको अपने से मेहनत करना पड़ेगा। हमारा वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो आप जब खाली हो तब देखिए। 10 मिनट का वीडियो होता है, 15 मिनट का होता है, कोई ज़्यादा टाइम का नहीं होता है। तो आप जब खाली हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तब वीडियो देख लीजिए, ये फायदेमंद रहेगा। वैसे आप किताब पढ़ सकते हैं, प्रीफर करिए लूसेंट को, घटना चक्र को, और इसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आप उनसे पढ़िए। घटना चक्र 1-2 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जो मतलब बाजार में उपलब्ध है, किसी का भी ले लीजिए। तो उसमें जिसमें त्रुटि कम हो उसी को लीजिएगा। पुराना पब्लिकेशन किसी का भी लीजिएगा, ज़्यादा नए के चक्कर में मत पड़िएगा।
ये कर कर आप करिएगा, अच्छे से करिए, स्वयं पे ज़्यादा विश्वास करिए, किताबें ज़्यादा देर तक पढ़ें, हमारे पे या किसी अन्य पे ज़्यादा भरोसा करने की अपेक्षा आप स्वयं पे भरोसा करें, यही हम कहते हैं। ये नहीं है कि हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको कह रहे हैं कि 2400 घंटा हमारा ये चैनल देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। आपको बस ये है कि आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो जैसे हर्ष से क्वेश्चन आ गया तो हर्ष के बारे में आप विस्तृत पढ़िए कि हर्ष आपके सिलेबस में है। जैसे इस सिलेबस में हम एक दिन सिलेबस का बात करेंगे, पीजीटी का पूरा लिख लिए हैं कि पीजीटी का अभी जो एग्जाम हुआ था कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, वो टॉपिक वाइज हमने लिख लिया है। तो वो सब चीज़ें एक दिन हम कभी जिक्र कर देंगे कि कहाँ से आया था, उसको अच्छे से टाइपिंग कर देंगे, तो आपको बताएंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो उसी के इर्द गिर्द आपको पढ़ना है, विश्व के इतिहास को भी पढ़ना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हर जगह से क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे। और वैसे आप लोग समझदार हैं सभी लोग कि किसको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इतना तो होना चाहिए, क्योंकि पीजीटी टीजीटी का जब तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास वो योग्यता आ गया है कि हम उस पर अच्छा कमांड करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सभी लोग भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो आगे चलते हैं, आपका 102 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सॉरी दोस्त। देखिए, कभी वाड़ निवासी था। अब ऐसा आसान क्वेश्चन है लेकिन यही नहीं मालूम होगा, तो कभी जो वाड़ है वो निवासी था। ये टिपिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, इसको अब नहीं कहेंगे हल्का क्वेश्चन है। अब इसको आप कठिन भी कह सकते हैं, हल्का भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नहीं पढ़ा है उसके लिए कठिन हो गया, जो पढ़ा है उसके लिए हल्का हो गया। तो क्वेश्चन है कि कभी जो था वाड़ भट्ट निवासी था कहाँ का, पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सही हो जाएगा पाटलिपुत्र का। जो वाड़ भट्ट था वो कहाँ का निवासी था, पाटलिपुत्र का, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, वाड़ भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र के क्षेत्र से क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडिक शतक इनकी प्रमुख कृतियाँ है या रचनाएं। अब आप हर्षचरित और कादम्बरी सभी लोग जानते हैं, लेकिन चंडी जो शतक है एक कम लोग जानते तो होंगे, लेकिन चंडी शतक इनकी कृति है, एक कम जानते होंगे। तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा और यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा दोस्तों। आगे है, जो वाड़ भट्ट के गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु थे भरचू, इसको याद रखिएगा। वाड़ भट्ट के गुरु जो थे वो थे भरचू। और ये पुस्तक कादम्बरी, हर्षचरित तो सभी जानते हैं, कादम्बरी भी लोग जानते हैं, लेकिन चंडी शतक जो है इनकी एक रचना और है। इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपका 103 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग किस सन में किया था ये बताना है आपका। 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 103 का, डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो चीनी यात्री है इत सिंह वो बिहार का भ्रमण कब किया था, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। उसका जो शासनकाल है वो 72 है, इसमें है नहीं, देखते हैं क्या है। आगे देखिए, व्याख्या देखेंगे आपको ज़्यादा मालूम होगा। चीनी यात्री इत सिंह 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। तो आपका आंसर 671 या 72 रहे तो हो सकता था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से भारत होकर आया। 675 से 685 तक ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है अध्ययन किया। तो यहाँ देखिए 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और इत सिंह जब भ्रमण किया था तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन बिहार की बात आएगी तो 675 से 685 है, ये आंसर हो जाएगा। तो 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौटा था। आगे चलते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन आपका। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके शासनकाल में जो फायान था वो यात्रा किया था। और फायान कहाँ का था? चीनी यात्री था। यात्री कहाँ के थे ये भी याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कहाँ से आया था, कौन मोरक्को से आया था, कौन चीन से आया था, कौन यूनानी था, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके व्याख्या को देख लेते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री फयान ने 399 से 412 ईस्वी तक भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। तो उसका शासनकाल मतलब जो भ्रमण की यात्रा का डेट है वो 399 से 412 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण किया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृतियों के बारे में वर्णन किया है। तो अपने जो चीनी यात्री फयान है उसने अपने यात्रा में जो विवरण किया है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश के जो समाज है और उसकी संस्कृति है उसके बारे में उसने भ्रमण मतलब वर्णन किया है। इसको भी नोट करिएगा। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। तो फयान कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक भारत में रहा। उसने मध्य प्रदेश की जनता को कैसा बताया है? तो जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। दुखी बताया है ऐसा भी पूछ देगा, दुखी समृद्धि ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको कि बहुत निर्धन बताया है, कंगाल बताया है, ऐसे। तो वहाँ उसने जो व्याख्या की है वो सुखी एवं समृद्धि बताया मध्य प्रदेश की जनता को। तो इन सब बातों को भी नोट करिए। आगे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे ये भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्पगुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसको रट लीजिएगा। और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में। तो ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, नया ही है। आगे देखते हैं। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। तो हेनसांग के अनुसार जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है वो शक्रादित्य था। तो शक्रादित्य था कौन? जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। जो शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। तो ये भी याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करवाई है वो कुमारगुप्त है। लेकिन कुमारगुप्त को ह्वेनसांग ने किस नाम से कहा है? तो शक्रादित्य नाम से कहा है, ये भी रखिए। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। कुमारगुप्त की जो उपाधि थी वो क्या थी? महेंद्रगुप्त थी। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसका। ह्वेनसांग ने अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। जो ह्वेनसांग थे उस समय जब भारत में अध्ययन कर रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय में जब अध्ययन कर रहे थे तो उस समय जो कुलपति थे वो कौन से थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। ये भी याद रखने की जरूरत है। आगे है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीक्री नाम से प्रसिद्ध है। तो ह्वेनसांग का जो भ्रमण है उसने जो वृत्तांत किया है वो उसके पुस्तक का क्या नाम है? तो उसके पुस्तक का नाम है सी यू की। इसको याद रखिएगा। सी की किसकी पुस्तक है? तो ह्वेनसांग की पुस्तक है। उसमें सी यू की में ह्वेनसांग ने किस चीज़ का जिक्र किया है? तो अपने भ्रमण यात्रा का उसने वर्णन किया है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? तो 138 देशों को, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है। ताम्रपत्र लेखक दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था ये बताना है। क्वेश्चन है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। वर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ, जावा सुमात्रा से। और क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 1999 में। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन अब अंदर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अंदर भी आपको याद रखना है कि थोड़ा डीप पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको हल्का पढ़ना है, किताब भी पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट भी हल करना है। प्रैक्टिस सेट हल करने से हमको क्वेश्चन मालूम होते हैं कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है। और हिस्ट्री में तो कोई ये नहीं है कि बहुत नया क्वेश्चन खोज देंगे, जो पुराना क्वेश्चन है वही तो रिपीट होगा। बस ये है कि हमको याद होना चाहिए, उसके तथ्यों को याद करना पड़ता है जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, आपका व्याख्या देख लेते हैं इसमें। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। जो पालवंशी शासक था देवपाल
वो कैसा था? तो बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। क्या कहा गया है लेखों में? परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में किसने दिया था? तो देवपाल ने दिया था। और इसको किसको दिया था? तो बालपुत्र देव को दिया था। इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। सुवर्ण भूमि पर वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन ए है धैर्येंद्र, सम्राज्ञ धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मा, और ऑप्शन ई है आपका। तो आंसर आपको मालूम हो गया होगा, सी आपका आंसर है दोस्तों। सी आप आंसर कर लेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की। आगे चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है आपका। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे ये बताना है। मुसलमान, कुषाण, सीथियंस, मुगल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। मुसलमान आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बख्तियार खिलजी। व्याख्या देख लीजिए आप। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा गया है या देखा जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल, गुर्जर पतियार, चहमान, परमार। तो आंसर हो जाएगा आपका चंदेल। खजुराहो जो मंदिर है स्थापत्य, खजुराहो मंदिर के निर्माण में कौन सहयोगी थे या खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा आपका, चंदेल ने करवाया था। इसको याद रखिएगा, चंदेल आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो स्थित है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन आपका है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। अभी आपने नालंदा विश्वविद्यालय, अब विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक है उसका नाम है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्र पाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान का मतलब उन्होंने स्थापना की थी। तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, धर्मपाल आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। दीपंकर श्री ज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो उपाध्याय अतीश के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे और ये तिब्बत भी गए थे। तो इन सब क्वेश्चनों के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो दोस्त पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, धैर्य बनाए रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किताबों पे दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, जिससे कि आप अच्छा क्वेश्चन को जान सके कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और एक क्वेश्चन आपके लिए जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कैसे बनता है। जैसे ही ये दिमाग में आपको क्लिक कर जाएगा वैसे ही आप अच्छा से एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों किताबों का साथ ना छोड़ें, किताबों से जुड़े रहें और ये नहीं कि आप यूट्यूब के माध्यम से ही पूरा मतलब ये रहेगा कि यूट्यूब पर 24 घंटा ही दें, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग महान लोग होते हैं कि जो मतलब कि
कहते हैं कि हम यूट्यूब से ही पढ़कर जो किए हैं वो किए। यूट्यूब से पढ़िए, नोट्स भी बनाइए, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पे कोई अच्छा नहीं हो कर रहा होगा कि वो नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ज़्यादा यूट्यूब पे ना टाइम देकर थोड़ा किताब पे भी दें, क्योंकि यूट्यूब पे आप जितना टाइम देंगे सुनेंगे आपको लगेगा याद है, लेकिन जैसे पेपर में जाएंगे तो वो सब मतलब वो हो जाएगा। तो आप उसको आंखों से देखे रहेंगे, लिखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो वो ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो किताब और कापी ज़रूर यूज करें, पेन लिखते रहिए, ये नहीं कि बस सुनते रहें तो ऐसा नहीं होगा। सुनते और देखते रहिए, लेकिन आप किताब का भी सहारा ना छोड़ें, किताब से ज़्यादा पढ़ें, हमारा तो यही कहना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि, खुश रहिए, पढ़ते